क्वेश्चन नंबर 321 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइस टेकर। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्राइस टेकर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। दूसरा ऑप्शन है हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व। पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर। बाकी तीन के तीन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 322 और क्वेश्चन है हमारा विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज। सप्लाई की बात की जा रही है तो डिमांड किस रीजन से डिक्रीज होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है an overall decrease in price but an increase in equilibrium quantity। दूसरा है an overall increase in price but a decrease in equilibrium quantity। तीसरा है no change in overall price but a reduction in equilibrium quantity। और चौथा है an overall decrease in price and a decrease in equilibrium quantity। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अब ये कैसे हुआ समझते हैं। विद अ गिवन सप्लाई कर्व, आपको एक सप्लाई कर्व दिया गया है और कहा गया है अ डिक्रीज इन डिमांड कॉज। अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या होता है एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 323 और क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन द टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज। एक चीज का कॉस्ट बताइए, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन द टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन अप। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो हुआ। अब एक चीज फॉरगोन कर रहे हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो कहा जाता है। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन द टर्म्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 324 और क्वेश्चन है हमारा VAMBAY वैम्बे स्टैंड्स फॉर। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है विकास अंबेडकर आवास योजना। दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि एज्ड आवास योजना। तीसरा ऑप्शन है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। वैम्बे स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 325 और क्वेश्चन है हमारा द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजर है वो क्या है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूज्ड ओनली इन इंडिया। दूसरा ऑप्शन है नॉट रिलेटेड टू द इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा ऑप्शन है रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी द मेजर ऑफ absolute poverty is not related to the income or consumption expenditure distribution. Option B is the correct answer for the given question. I just hope and believe कि आपको ये 25 क्वेश्चन बेनिफिशियल लगे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक। नंबर 326 और क्वेश्चन है हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो किस साल अनाउंस किया गया था। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 2001। दूसरा ऑप्शन है हमारा 1999। तीसरा ऑप्शन है हमारा 2000 और चौथा ऑप्शन है हमारा 2005। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2000। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर 2000। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 327 और क्वेश्चन है हमारा अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स कंसिस्ट ऑफ। अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स, अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है जो जीडीपी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ठीक है, जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो कौन से कंज्यूमर्स हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा चिल्ड्रन अप टू 15 ईयर्स। दूसरा ऑप्शन है अडल्ट अबव 60 ईयर्स। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन है अडल्ट्स अबव 65 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
अप टू द एज 15 ईयर्स तक के बच्चे भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, और 60 ईयर्स के बाद बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कंपेरेटिवली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो इस हिसाब से इन दोनों को गवर्नमेंट ने अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखा है। तो इस हिसाब से इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो ऑप्शन डी था जहां लिखा था अडल्ट्स अबव 65, ये तो ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो ही गया जहां पे बोला गया था अडल्ट्स अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो हमारे सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जहां पे बोथ ए एंड बी कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 328, और क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हमारा पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज 20% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है मेयरली 15% पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तीसरा, द प्रोडक्शन टेक्निक इन इंडिया इज वेरी एडवांस। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। रीजन क्या है? पहला ऑप्शन कहा गया था एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज 20% पॉपुलेशन इन इंडिया, लेकिन एग्रीकल्चर में 60 to 70% पॉपुलेशन एंगेज्ड है आज के टाइम भारत में। दूसरा ऑप्शन कहा गया था मेयरली 15% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन 15% नहीं है। मैं इन द ईयर 2019 का डेटा आपको बता रहा हूं, जिसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि कम से कम 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा गया द प्रोडक्शन टेक्निक इन इंडिया इज वेरी एडवांस। आपको मालूम है कितने एडवांस हैं हम लोग? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 329, और क्वेश्चन है हमारा डैश इज द टॉप मोस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स इन इंडिया। इनमें से कौन सा बैंक टॉप मोस्ट बैंक है जो एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड कराता है भारत के अंदर? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है हमारा आरबीआई, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिडबी, और चौथा ऑप्शन है हमारा एसबीआई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल आपको मालूम है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड इज द टॉप मोस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स इन इंडिया। नाबार्ड आरबीआई के अंडर काम करता है, और नाबार्ड के अंडर रीजनल रूरल बैंक्स काम करते हैं, जो मिलकर के गरीब किसानों को एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड कराते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 330, और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड इन। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व किस कंपटीशन में कोइंसाइड करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली, और चौथा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स कोइंसाइड इन ऑप्शन डी, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 331, और क्वेश्चन है हमारा इन जुलाई 1991 इंडियन डिवैल्यूड द रुपीज बाय। देखिए, हमें समझना होगा पहले डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, जब देश की सरकार ऑफिशियली अगर करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यू करती है, कम करती है, तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। इंडिया में 3 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है ऑफिशियली। देखिए, करेंसी का 2 पार्ट है, एक हिस्सा होता है डिवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट ऑफिशियली कराती है, दूसरा होता है डिप्रिसिएशन जो हर रोज आप देख रहे हैं। हमारी करेंसी जो है ना, उसमें डिप्रिसिएशन लग रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती चली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है उसमें सिर्फ डिप्रिसिएशन लगता है, एप्रिशिएट भी वो करती है। ठीक है, यहां पे जो डिवैल्यूएशन की बात की गई है, हमारे देश में इंडिया के अंदर करेंसी को ऑफिशियली 3 बार डिवैल्यू किया गया। पहली बार 1966 में किया गया था, दूसरी बार 1991 में किया गया था, और तीसरी बार 2013 में किया था मनमोहन जी ने। ठीक है, तो यहां इन्होंने सवाल पूछा है कि इन द जुलाई 1991 इंडियन डिवैल्यूड रुपीज बाय हाउ मच परसेंट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 19%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 29%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 13%, और चौथा ऑप्शन है हमारा 9%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 19%। बुक में लिखा है अप्रोक्सीमेटली 18 to 19%। ठीक है, तो ये जो 19% है ना, एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। 1991 में हमारे देश की सरकार ने हमारे देश की करेंसी को 19% डिवैल्यू कर दिया था, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को और बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस किया जा सके।
जो डिसबैलेंस हो गया था एक हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 332, और क्वेश्चन है हमारा द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वेरिएबल इनपुट का, वो अच्छी तरीके से कैसे, मतलब बेस्ट वे में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। दूसरा ऑप्शन है हमारा द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। तीसरा ऑप्शन है द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट इंक्रीज इन बोथ द वेरिएबल एंड द फिक्स्ड इनपुट्स। और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ 1 यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट। अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट की परिभाषा मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर पूछा गया है मार्जिनल प्रोडक्ट जो वेरिएबल इनपुट का है वो आप डिस्क्राइब कीजिए। तो इसका जो आंसर बोला गया है, जो एडिशनल आउटपुट है रिजल्ट होता है एडिशनल इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट से। ठीक है, तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट इस हिसाब से बेस्ट डिस्क्राइब होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 333, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रॉफिटेबल बट लीस्ट लिक्विड असेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है बट सबसे कम लिक्विड एसेट है किसी एक कमर्शियल बैंक का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा लोन एंड एडवांसेस। दूसरा ऑप्शन है हमारा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तीसरा ऑप्शन है हमारा बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड। और चौथा ऑप्शन है हमारा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मैं आपको बताऊं, बैंक को सबसे ज्यादा फायदा कहां से होता है, बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कहां से करता है, बैंक सबसे ज्यादा फायदा कमाता है लोन और एडवांसेस देकर के। बैंक का जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है वो लोन्स देकर के, बैंक की कमाई का, बैंक की अर्निंग का मेजर सोर्स है लोन्स एंड एडवांसेस। तो सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बट लीस्ट लिक्विड एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो जो बैंक लोन्स और एडवांसेस देता है उसमें जो उसके पास मॉर्गेज चीजें आती है ना, वो लीस्ट लिक्विड होता है। ठीक है, वो लिक्विड नहीं होता, वो एक हिसाब से मतलब वो तो सॉलिड होता है। मतलब सॉलिड क्या होता है, मतलब वो एक हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टाइप की चीजें होती हैं जिसका बैंक कुछ कर नहीं सकता। बैंक ने मॉर्गेज कर लिया, गिरवी रख लिया, उसके बाद उसने पैसे दे दिए, तो वो जो एसेट उसने अपने पास रख लिया उसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा उसके पास। तो सवाल यही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बट लीस्ट लिक्विड एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो लोन्स और एडवांसेस मोस्ट प्रॉफिटेबल है लेकिन लीस्ट लिक्विड एसेट है। बहुत कम लोग लेते हैं तो देते नहीं है। ठीक है, और सरकार मांगे तो देश छोड़ के भाग जाते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 334, और क्वेश्चन है हमारा in short run when the output of a firm increases its average fixed cost। शॉर्ट रन में जब एक फर्म का आउटपुट इंक्रीज होता है तो उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन फर्स्ट डिक्लाइन एंड देन राइजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। शॉर्ट रन में कहा गया है व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस, उसका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। शॉर्ट रन की बात की जा रही है। शॉर्ट रन में अगर आप अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो कंपैरेटिवली आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा वो पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335, और क्वेश्चन है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है वो इनमें से किसका रिजल्ट है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्दर गुड्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, contraction of demand is a result of increase in the price of goods concerned।
डिमांड कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो जाएगा? कंपेरेटिवली कम, मतलब मैं डिक्रीज वर्ड तो स्पेसिफिक नहीं होगा, लेकिन जो मार्केट डिमांड है या कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगी, कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। रीजन क्या है कि क्योंकि डिमांड की बात की जा रही है तो प्राइस की बात होगी बिल्कुल। तो जो प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस हाइक करेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336 और क्वेश्चन है हमारा द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अज्यूम्स। जो इंडिफरेंस कर्व है, अप्रोच जो है ना, वो क्या अज्यूम करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रैशनैलिटी, दूसरा ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसिटिविटी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच अज्यूम्स रैशनैलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसिटिविटी, मतलब तीनों चीजें। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 337 और क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 सेंसस के बारे में पूछा गया है। द टोटल लिटरेसी रेट इज, 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट क्या था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 72.55%, दूसरा ऑप्शन 84.25%, तीसरा ऑप्शन 74.5% और चौथा ऑप्शन 78.5%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 74.5%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल लिटरेसी रेट इज 74.5% इन इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338 और क्वेश्चन है हमारा इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीजेस देन इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज। सवाल पूछा गया है कि अगर हम अपना जो भी हमारा इनकम है, ठीक है, इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीजेस, हमारी एक कांस्टेंट, एक लिमिटेड इनकम है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गुड के ऊपर अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो पहले हम खर्च कर रहे थे कंपैरेटिवली हमने खर्चा इंक्रीज कर दिया है, तो देन द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा उस पर्टिकुलर गुड के लिए? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेटर देन 1। इफ द proportion of income spent on a good increases then income elasticity for the good is greater than 1. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339 और क्वेश्चन है हमारा which is not the assumption of marginal utility analysis। इनमें से कौन सा marginal utility analysis का assumption नहीं है? We have 4 options। पहला ऑप्शन cardinal measurability of utility, दूसरा ऑप्शन कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तीसरा ऑप्शन रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और चौथा ऑप्शन ऑर्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विच इज नॉट द अजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ऑर्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का अजम्पशन नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340 और क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मे नॉट अप्लाई टू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इनमें से किस पे अप्लाई नहीं होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मनी, दूसरा ऑप्शन बटर, तीसरा ऑप्शन पेप्सी, कोक एक्सेट्रा और चौथा ऑप्शन आइसक्रीम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मनी। मनी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। जितना दे दो मन नहीं भरता, पेट नहीं भरता, ठीक है, लालच खत्म नहीं होता। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नॉट अप्लाई टू मनी।